क्या यूज है इसका? बहुत ही स्मॉल करंट यदि हमें डिटेक्ट करनी हो, बहुत ही स्मॉल करंट यदि हमें डिटेक्ट करनी हो तो गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं। उसका प्रिंसिपल, उसकी जो जुगाड़ थी, प्रिंसिपल मतलब क्या जुगाड़ थी कि अंदर एक कॉइल पड़ी होती है, वो यूजर को नहीं दिखती, सर्किट की करंट उस कॉइल में डाल दी जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है, टॉर्क महसूस करती है। ठीक है ना, जैसे ये पॉइंटर है, यूं करके कॉइल रोटेट हो जाएगी तो पॉइंटर भी घूम जाएगा। एज अ यूजर यदि मैं इसको यूं ले जाऊं तो आपको पॉइंटर ही पॉइंटर दिखे, मान लो तो ये पॉइंटर ही हिलता हुआ दिखेगा बस। चलिए, मैंने तो वैसे पूरी कोशिश करी कि उसकी कंस्ट्रक्शन को समझाने का। उसकी कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे स्प्रिंग का क्या फंक्शन है, फॉस्फोर ब्रोंज वायर जो एलॉय है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेट को कॉनकेव शेप क्यों लिया हुआ है, और क्या था सॉफ्ट आयरन कोर अंदर क्यों डाला है। हर क्वेश्चन का जवाब आपको पहुंचाया है। आइए इसकी अब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। पहले उस उदाहरण को पूरा करता हूं। कल मैंने एक बात बताई थी, जो फॉस्फोर ब्रोंज वायर था ना, उसकी 4 प्रॉपर्टी बताई थी। चौथी प्रॉपर्टी में एक वर्ड बोला था, इट हैज लो रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। एक वर्ड बोला था, इट हैज लो वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये क्या कहानी है, इसको देखिए। पहले एक कंजड़ा नोट लेते हैं ना, 11th का कंजड़ा नोट, 11th कंजड़ा नोट, क्योंकि ये कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। 11th ऐसी निकाल दी ना इसमें, ठीक है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सुनो, ये स्प्रिंग है, ठीक है, यूं पड़ी हुई है सिंपली, ना मैंने से खींचा ना मैंने से दबाया, कुछ नहीं किया इसके साथ, तो ये नॉर्मल पड़ी हुई है। लेकिन यदि मैं इसमें चुल्ल कर दूं, इसमें चुल्ल कर दूं और इसको दबा दूं, ब्लॉक को, ठीक है, इस ब्लॉक को दबा दूं, ये दबा दिया। अच्छा, पहली बात, ये अपने आप तो दबेगा नहीं, अपने आप थोड़ी नहीं दब जाएगा, मुझे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ी होगी। अब इसे बोल सकते हो एफ एक्सटर्नल, बाहर से कोई फोर्स लगानी पड़ी होगी। जैसे ही मैं इसमें एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो तुरंत भगवान ने स्प्रिंग और स्प्रिंग जैसी बॉडीज को एक सुविधा दी है, एक वरदान दिया है कि उनके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। ये REST, जिस रेस्ट को पूरा पढ़ना है, रीस्टोरिंग, रेस्ट का मतलब वैसे रेस्ट नहीं पढ़ना है इसको, उसको छोटे से लिख दिया, रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, पूरा ही लिख दूं, एफ रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, और जिधर फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट डेवलप होती है। आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाई है तो स्प्रिंग के अंदर एक शक्ति आ जाती है, आपके उंगली करती इसमें शक्ति आ जाती है, वैसे नहीं आती, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, और यही रीस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से स्प्रिंग इज कैपेबल टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि आपने ये भी लगा रखा है, ये भी लग रही है, तो इस पे ये जो ब्लॉक है इस पे 2 फोर्स लग रही है, ये भी लग रही है, ये भी, ये आपने लगाई, ये स्प्रिंग ने लगा दी, तो सपोज करो ये इक्विलिब्रियम में। लेकिन आपने यदि ये वाली फोर्स हटा दी है तो आप इसी को तो हटा सकते हो, आप इसको हटा सकते हो, ये तो भगवान की जो ही शक्ति है इसमें जो अंदर डेवलप हो गई है, ये धीमे धीमे, अब पता क्या होगा, जैसे आपने ये फोर्स हटा दिया तो इस पर ये अकेली फोर्स रहेगी, इस अकेली फोर्स से ये स्प्रिंग आगे जाएगी। और फिर एक और चीज, मेरे पास एनिमेशन नहीं है लेकिन समझना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, ये एरो की लेंथ कम करते चलना, समझना, जैसे ये आगे बढ़ेगी एरो की लेंथ कम करना, और जैसे ही ये ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा यहाँ, तो ये एरो की लेंथ हो जाएगी 0। समझ में आया? यानी वो रिस्टोरिंग फोर्स में गायब हो जाएगी, जैसे उस बॉडी को रिस्टोर कराया, खत्म। मेरी बात समझिएगा, अल्ट्रा स्लो मोशन में समझना कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये एरो छोटा होता चला जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कम होती चली जाएगी, और यहां पे आते ही रिस्टोरिंग फोर्स 0 वापस। तो ये थी कहानी। और एक और बात चलो बता देता हूं इसमें, और लिखा है मैंने इसके बदले, यदि आपने इसे खींचा होता, आपने इसे खींचा होता तो भी, अब खींचने के लिए आपने ऐसे नहीं, ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगाई होती, ऐसे लगाई होती है एक्सटर्नल फोर्स, तो इसने रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा ऐसे डेवलप कर लेगी ये स्प्रिंग। ये वरदान है इसको, एफ रिस्टोरिंग को वरदान है कि जो भी स्प्रिंग में चुल्ल करेगा उसके अपोजिट डेवलप हो जाएगी। फिर एक साइंटिस्ट थे हुक्स लॉ, उन्होंने इसकी एक मैथमेटिक्स दी थी, इसकी जो मैथमेटिक्स दी थी, जैसे कूलम ने के एफ का मतलब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैलकुलेट करना सिखाया, न्यूटन ने G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला दिया, हुक्स ने इसका फॉर्मूला दिया F इक्वल टू के एक्स। एक्चुअली पहली लाइन ये थी
ये एक्स है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये जो आपने चुल्ल कर दिए, आपने स्प्रिंग को जितना भी डिफॉर्म किया है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जितना डिस्प्लेस कर दिया है, ये ओरिजिनल पोजीशन दी है, ये इसमें ये वाला एक्स है। पहले स्प्रिंग यहां थी, ब्लॉक यहां था, आपने इसको इतना खींचा तो स्प्रिंग भी इतनी खींची होगी, ब्लॉक जितना खींचा होगा स्प्रिंग भी उतनी खींची होगी, ब्लॉक जितना दबा होगा स्प्रिंग भी उतनी दबी होगी। तो हुक्स ने ये ढूंढा था कि आप जितनी चुल्ल करोगे रीस्टोरिंग फोर्स, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब इसे बढ़ाते जाओ, ये बढ़ती चली जाएगी, और इसे कम करते जाओ तो ये कम होती। अच्छा मैं बता रहा था ना कि ये एरो छोटा होता चला जाएगा जैसे जैसे खिसकेगी, क्योंकि वैसे वैसे एक्स कम होता चला जाएगा, और जैसे ब्लॉक यहां आ जाएगा एक्स जीरो, रीस्टोरिंग फोर्स भी समाप्त। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक के आता है, ठीक है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर। लेकिन एक नाम जो हम इसकी मैथमेटिक्स, सपोज करो आपने 11th नहीं पढ़ी, आप नहीं जानते कि इस कांस्टेंट का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो एक मैथमेटिकल नाम भी दे सकते हैं। बताओ के का फॉर्मूला क्या बन गया, एफ रीस्टोरिंग अपॉन एक्स। तो के को मैथमेटिकल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बेटर वर्ड है। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये था 11th का, याद आया, क्या नाम है इसका, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। आइए सेम टू सेम फिजिक्स, सपोज करिए यदि ये कोई डिस्क है और ऐसे करके किसी वायर से लटकी है, ये वायर से, समझ के पहले फील करो, ठीक है, इस पे कोई, इसे मान लेते हैं, इस पे कोई डिस्क बीच में लटका दी, इसे वायर मान लेना है ना, कोई डिस्क लटका दी। अब यदि मैं, और यहां से बेल्डिंग है, ये वायर है और यहां बेल्डिंग हो रही है, ऐसे समझो, यहां रिजिड सपोर्ट से क्लैंप है, यहां पे भी, यदि मैं अब इस डिस्क को घुमाता हूं, इस डिस्क को रोटेट करता हूं, तो पता है मेरे डिस्क को रोटेट करने, मान लो डिस्क यहां बेल्ट है, अब डिस्क को घुमा रहा हूं तो फील द वायर, वायर के अंदर भी ट्विस्ट आएंगे, देखो ट्विस्ट माने एटन, जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा ये ट्विस्ट आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, डिस्क घुमाऊंगा तो ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो यदि मैंने इस पर ऐसे एक्सटर्नल टॉर्क लगाया है, टॉर्क, अब टॉर्क की बातें होंगी, इतने तो कंजड़े नहीं होगे ना, जब रोटेट होती है, जब आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हो तो फोर्स चाहिए, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूं, वायर के अंदर थीटा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एटन प्रोड्यूस हो रही है, वायर को, जैसे सपोज करो ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 360 डिग्री ट्विस्ट कर दिया, समझ रहे हो, ये ट्विस्ट कर रहा हूं वायर को। तो सपोज करो मैंने ऐसे करके रीस्टोरिंग टॉर्क लगाया, तो फील द सिचुएशन, इसके अंदर एक उल्टा रीस्टोरिंग टॉर्क आया होगा, दिस इज रीस्टोरिंग टॉर्क। यहां एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो रीस्टोरिंग फोर्स आई, यहां एक्सटर्नल टॉर्क लगाई तो रीस्टोरिंग टॉर्क उल्टा आई। रीस्टोरिंग टॉर्क आप इसको तो बहुत इजीली फील कर सकते हो, जैसे मैंने एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इसको ट्विस्ट कर दिया, तो बेटा जैसे ही हाथ छोड़ूंगा तो ये क्या हुआ, खुल गया। ये किसने खोला, इसकी खुद इंटरनल शक्तियों ने, उसी शक्ति का नाम क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, और 11 की यदि इतनी बातें पता हो कि जो काम यह एफ करता था वो काम यह टॉर्क करता है, तो बताइए जो काम वहां लीनियर वेलोसिटी करती थी वो काम यह एंगुलर वेलोसिटी करती है, जो काम वहां लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बताइए एक सिंपल सी चीज, जो यहां डिस्प्लेसमेंट करता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो काम यहां कौन करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, यानी वो जिसे मैं यहां इस समय ट्विस्ट बोल रहा हूं। तो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होंगे वो थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या ट्विस्ट, इसी थीटा का क्या नाम दे दिया इस समय, ट्विस्ट है। ये थीटा वही पता ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता चला जाएगा, जैसे देखो इसकी कॉपी है बस, ठीक है ना, इसका रीमिक्स वर्जन है ये, रीमिक्स वर्जन। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो डेवलप हुआ है इसमें, जैसे जैसे ट्विस्ट बढ़ते जाएंगे, आप जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा ये और बढ़ता चला जाएगा। अच्छा जब हम अपनी ग्रोइंग एज पे थे, जिम वगैरह जाते थे, तो एक एक्सरसाइज भी होती थी, ये टॉवल लेते थे बड़ी वाली भारी वाली,
उसको गीला कर लेते थे, कलाइयों के लिए एक एक्सरसाइज करते थे, उसको ट्विस्ट करना बताया जाता था कि जितना ट्विस्ट कर सको कलाइयों के लिए एक्सरसाइज, ठीक है ना, यूं करके, क्योंकि उस समय इतने तो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे हमारे पास, ना जिम जाने के पैसे। तो अब उसको फील करना, जब तौलिया को जितना लपेटते जाओगे, आप लपेटते हो, निचोड़ती है कि नहीं मम्मी या भाभी वगैरह निचोड़ती होंगी, तो आप या आपने भी निचोड़ा होगा, फील कि जैसे जैसे ये काफी ट्विस्ट कर दोगे तो उसको निचोड़ना मुश्किल होता चला जाता है। मन तो करता है कि और निचोड़ दूं, पानी और निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ जाता है ये टफ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, यहां यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहां के आएगा, ये भी स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं इसको भी, लेकिन एक नाम जैसे आपने यहां पे इस के को नाम दिया है ना, वो नाम दीजिए तो फील आ जाएगा कि मैंने कल क्या बोला था। अब इस के को वही नाम दीजिए जैसे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नाम दिया था, तो इसका क्या नाम आएगा, तो कल वाली चीज अपने आप फील हो जाएगी। ये है वो फिजिकल क्वांटिटी, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इसकी बस यूनिट डायमेंशन इससे अलग है, लेकिन नाम एक कॉमन नाम है, स्प्रिंग फैक्टर इसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिस्टोरिंग इसी की मदद से। अब देखो ये के प्रोपोर्शनलिटी हटा के के लगा है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये हर स्प्रिंग का भगवान ने अलग अलग दे रखा है, हर स्प्रिंग का अलग अलग दे रखा है ये के। कोई नाजुक स्प्रिंग होती है उन्हें खींचना आसान होता, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, के पर भी कर रहा है। आप देखिए ये स्प्रिंग की खुद की प्रॉपर्टी है, यदि के स्ट्रांग हुआ, के स्ट्रांग हुआ, जैसे सॉकर वाली स्प्रिंग होती है, मोटरसाइकिल के पीछे सॉकर होते हैं कितनी हैवी, और ये तो कुछ नहीं, ट्रेनों के जो होते हैं उनके सॉकर तो और भी। अभी चलो बाइक की स्प्रिंग लेते हैं, उसका के बहुत जबरदस्त होता है, उसको डिस्प्लेस करने के लिए बहुत सारी रिस्टोरिंग फोर्स आपको मतलब डेवलप कर लेती है वो। समझ में आया? ये हर स्प्रिंग का अलग अलग होगा, ये भी हर मटेरियल का अलग अलग होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। कल मैंने एक बात बोली थी कि ये फॉस्फर ब्रोंज वायर की एक खूबी ये है कि ये फॉस्फर ब्रोंज वायर का काफी कम होता है, काफी कम होता है। अच्छा, यदि ये के कम होगा तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, कम ही तो आएगी, क्योंकि हम चाहते ही हैं। हमने पता स्प्रिंग क्यों लगाई थी, स्प्रिंग क्यों लगाई थी नीचे, ताकि, और वो भी हेयर स्प्रिंग लगाई थी। ये रही कॉइल हमारी, ये कॉइल थी, यूं लटकी हुई थी, नीचे स्प्रिंग लगाई थी, कॉइल रोटेट हो गई, पॉइंटर भी घूम जाएगा। फिर हम ये भी तो चाहते हैं ना कि कॉइल वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, जैसे ही हम करंट विड्रॉ करें उसमें, तो ये स्प्रिंग उसको वापस ले आएगी। लेकिन जब करंट एक्टिवेट करते हैं ना, तो करंट ने जो टॉर्क महसूस करा है वो इतना होता है कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, ज्यादा नहीं रोक पाता। ये हम के जीरो भी नहीं ले सकते, तो एक कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन लिए। अच्छा, के जीरो ले लेंगे तो क्या, वैसे तो है ही नहीं किसी का, इस ब्रह्मांड में किसी का के जीरो नहीं है, लेकिन के जीरो होने का फिर कोई फायदा नहीं, फिर स्प्रिंग लगाओ ही मत, लगाओ ही मत। रिस्टोरिंग टॉर्क वगैरह तो बहुत कम होना चाहिए ना, जो समझ में आ गया। चलिए, जो हमारी मेहनत पे ज्यादा पानी ना फेरे। होप कि आपको ये चीज समझ में आई कि वो क्या चीज है, फिलहाल आज वो यूज होगी। अब आ जाओ, तो कल की वर्किंग स्टार्ट करें। कल की मैं ये मान लू कंस्ट्रक्शन आपने वो वीडियो एक दो बार और देख ली होगी, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है अंदर। तो चलिए, वर्किंग तो बहुत आसान है, अब मतलब आज का काम थोड़ा आसान है। देखिए, सपोज करो मैंने गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसमें आई करंट दी, गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट दी, आई, लेट आई करंट इज गिवन। तो बताइए उसने कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया होगा। कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, एन आई ए बी, जो कॉस साइन कुछ भी लगा दो। क्या कह रहे बेटा देवराज, एक मिनट सर, एक स्टूडेंट ट्यूशन की बात करनी थी 11 की मीटिंग खत्म होने के बाद। अच्छा, हाँ हाँ मीटिंग, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बच्चे भेजो, ये तो अच्छी बात है बेटा। 11th गए, 12th गए, ठीक। हाँ, टॉर्क एक्सपीरियंस, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस उसने किया, NIAB। अब आपको कैसे पूरा लगाइए, पूरा लगा दो बिल्कुल, NIAB cos थीटा। लेकिन कल हमने कॉनकेव शेप मैग्नेट ली, अंदर आयरन भी डाला, क्यों किया था ये? देखो सबने अपना अपना रोल प्ले किया, नंबर ऑफ टर्न्स हमने अच्छे लिए हैं, है ना, एरिया भी ठीक लिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिए, ठीक है। लेकिन हमने थीटा ने भी तो कहा कि मैं भी तो अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा, तो हमने एक कोशिश की थी कि थीटा की वैल्यू
0 डिग्री रहे ऑलमोस्ट हर ओरिएंटेशन में रोटेट करने के बावजूद, ठीक है ना। या यदि साइन लगाते हो तो साइन अल्फा 90 लगाएंगे, अल्फा आना ये NIAB। तो कितना एक्सपीरियंस टॉर्क किया उसने, NIAB। ये क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। तो जो कॉइल थी वो रोटेट हो गई, माना वो थीटा डिग्री घूम गई, माना ये जो इस करंट की वजह से थीटा डिग्री घूम गई, ठीक है। तो बताइए सिंपल, जो वायर इस पे सस्पेंशन वायर बेल्डिंग है ना, बताना यदि ये कॉइल 20 डिग्री रोटेट हुई, 20 डिग्री रोटेट हुई, देखो यू थी और कॉइल यू रोटेट हो गई, तो इस वायर में कितने डिग्री का ट्विस्ट आया होगा। वायर उससे परमानेंटली बेल्ड है, बताना। सोच के देखो इस फिगर को भी, या इसको फील करके कि इससे लटका हुआ है कॉइल, कॉइल यदि 20 डिग्री रोटेट हो गई तो इसमें भी तो 20 डिग्री की उंगली हो जाएगी। सीधी सी बात है, कॉइल जितना रोटेट हो जाएगी इसमें उतने डिग्री के ट्विस्ट आ जाएंगे, ऐंठन आ जाएगी, सिंपल है। तो माना यहां पे एक लाइन कि ड्यू टू दिस टॉर्क, मैं मुंह से बोल देता हूं, सुन लीजिए, लेट ड्यू टू दिस टॉर्क कॉइल इज रोटेटेड थ्रू थीटा डिग्री, coil is rotated through theta degree, then the twist produced in the suspension wire would also be theta. That's why the restoring torque is developed in spring and suspension wire. वो restoring torque होगा k theta। सोचो, यहां कुछ पूछना है तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। मैंने क्या बोला, दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस भाई, जो हम चाहते हैं, मेनली ये चाहते हैं, इसके लिए पूरा गैल्वेनोमीटर बनाया है कि कम करंट में ज्यादा टॉर्क बने, बढ़िया से बढ़िया। टॉर्क आ गया उसमें, वर्किंग हम समझ गए, टॉर्क आ गया, कॉइल घूम गई, थीटा डिग्री घूम गई, तो मैंने एक सेंटेंस बोला, लेट द कॉइल रोटेटेड थ्रू थीटा डिग्री, देन द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन सस्पेंशन वायर एंड हेयर स्प्रिंग वुड आल्सो बी थीटा डिग्री, वो भी उतना ट्विस्ट हो जाएगी। ड्यू टू विच the restoring torque developed in these two कौन, suspension wire and spring, the restoring torque developed in these two is k theta, उसमें ये आ गया। तो कहीं ना कहीं कॉइल जब रुकेगी तो इन दोनों की इक्विलिब्रियम, जहां ये बैलेंस हो रहे होंगे वहां रुक जाएगी। तो इन इक्विलिब्रियम, समझ गए या नहीं समझ गए, ये हमारी घुमाने की कोशिश है, ये वो वापस लाने की कोशिश है। तो जहां ये इक्विलिब्रियम होगा पॉइंटर वहां रुकेगा। तो फाइनली गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर होता है वो इन दोनों की इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जहां ये मैनेज हो जाती है वहां रुकता है पॉइंटर एक्चुअल में। टॉर्क एक्सपीरियंस इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग, जहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा वहां पॉइंटर रुक जाएगा। ये कितना है NIAB और ये कितना है k थीटा। यहां से या उल्टा, चलो कोई नहीं, थीटा किसके बराबर आ गया, NAB अपॉन के, आई को थोड़ा मैंने सेपरेट लिखा। अब एक बार सुनिए, गैल्वेनोमीटर बनके तैयार हो गया, पैक होके दे दिया आपको, नाउ यू आर यूजर, या यूजर के लिए जा रहा है। तो आप एक चीज देखना, आप यदि यूजर हो तो आप थोड़ी नहीं नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करोगे, आप थोड़ी नहीं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ के चेंज करोगे। आप क्या चेंज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा बताओ, यूजर हो तो आप उसमें अलग अलग करंट डाल सकते हो बाहर से। इस गैल्वेनोमीटर को इस सर्किट की बजाय किसी और सर्किट में ले लोगे, उस सर्किट की बजाय तीसरे सर्किट में ले लोगे। तो जब ये यूजर के पास जाएगा तो सिर्फ करंट चेंज हो सकती है। तो ये चीजें क्या है, कांस्टेंट। एक बार इसे तो बेटा जो हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर होते थे, यानी कल थे, जब कल जो चेंज करना है कर लो, लेकिन एक बार जब इसकी पैकिंग हो गई, बंद हो गया, तो आपने देखा थीटा आई के प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है इसका, ये ठीक है, यही है वर्किंग कि आप जितना ज्यादा दोगे उतना ही एंगुलर डिफ्लेक्शन आएगा। थीटा याद करो, थीटा क्या था, हमने करंट दी थी और कॉइल रोटेट हो गई थी, हमने करंट दी थी, अब मैं कॉइल को ऐसे रख देता हूं, पॉइंटर ऐसे था, है ना, कॉइल ये था, ये थी कॉइल। कॉइल यदि थीटा डिग्री घूमेगी, बताओ कॉइल यदि थीटा डिग्री घूमेगी तो पॉइंटर भी तो थीटा डिग्री घूमेगा, समझ गए, ये और इधर तो इधर। तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये है गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन। अब कल एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आज उस कैलिब्रेशन वर्ड का मतलब भी बताता हूं। देखिए आप ऐसे समझिए, इंजीनियर को एक काम और करना पड़ता है। अब सपोज करो
यूजर के लिए क्या और करना पड़ेगा? देखिए ऊपर एक स्केल था, ये नंगा होता है पहले, इसमें कोई नंबर्स नहीं होते। हमने ये बनाया है ये, और यहां एक पॉइंटर है, ये रहा पॉइंटर। ये सबको पता है ये पॉइंटर किस पे अटैच है, किस पे अटैच है? नीचे कॉइल है उस पे अटैच है, वो दिखती नहीं है यूजर को, ठीक। अब ये जो ऊपर है, समझना कैलिब्रेशन वर्ड का एक और मतलब, ये नंगा है इस समय, इसको और कैलिब्रेट किया जाता है। अब वो क्या काम और होता है वो सुन लीजिए भैया। यदि हमने इसमें कोई करंट नहीं दे रखी तो पॉइंटर जहां होगा तो इसका मतलब वहां मार्क करेंगे कितना, 0। ये कैलिब्रेशन का मतलब नंबर दे रहे हैं इसको। जहां हमने करंट ही नहीं दे रहे और पॉइंटर चुपचाप खड़ा हुआ है तो उसका मतलब 0 एम्पियर करंट है। जब गैल्वेनोमीटर बनता है तो एक चीज और होती है कैलिब्रेशन, उसके बाद यूजर के पास जाता है वो। ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन, कैलिब्रेशन आपको आएगा नहीं सिलेबस में, यही आएगा बस, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताता हूं कि क्या मतलब है इसका। अभी ये नंगा है बेटा, अब क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर को, जैसे बोलते हैं ना, अच्छा ये बताओ आप जब कोई इंस्ट्रूमेंट बोलते हो या प्रेस है, आयरन आ रही है, तो उसमें लिखा रहता है ओके टेस्टेड, एक स्टिकर लिखा रहता है कि हमने टेस्ट कर लिया, अब आप इसे यूज करिए, ओके टेस्टेड, रेडी टू यूज, रेडी टू प्ले। आजकल बैट आते हैं ना, पहले हमारे समय बैट आते थे, पहले उसका स्ट्रोक खोलना पड़ता था, खट 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 खट, अब रेडी टू प्ले वाले आते हैं। अब देखिए, तो अब मतलब कि हमने इसे चेक कर लिया, तो इंजीनियर अभी इसको एक चीज से और गुजारेंगे। अब इसमें पहली बार जब कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जब ये नंगा होता है, इसको नंबर दे रहे होते हैं, तब क्या करते हैं, इसमें पहली बार कैलकुलेटिव करंट डालते हैं। कैलकुलेटिव यानी उन्हें पता है कि हम कितनी करंट डाल रहे हैं। भाई एक बात बताओ, यदि वो 10 वोल्ट की बैटरी ले और 10 ओम का रेजिस्टेंस ले ले, तो उन्हें तो पता है ना कि इसमें 1 एम्पियर करंट ही दौड़ेगी। इन्हें तो, इंजीनियर को पता है ना 1 एम्पियर करंट। अब इसमें लगा देंगे वो गैल्वेनोमीटर, तो बताइए गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट घुसी, 1 एम्पियर। जैसी इसमें देखो, जैसी करंट इसमें यानी इसमें घुसी 1 एम्पियर, तो ये डिफ्लेक्ट होगी, तो जहां ये रुक जाएगी, सुनना कैलिब्रेशन का मतलब, कहीं तो रुकेगी ये, जहां ये रुकेगी वहां ये 1 एम्पियर मार्क कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? जहां ये रुक जाएगी वहां ये 1 एम्पियर लिख देंगे। ये भी कैलिब्रेशन का ही पार्ट होता है। समझे या नहीं समझे? यानी पहले ये नंगा होता है बिल्कुल, आपको जो वर्किंग पढ़ाई गई है, वर्किंग वो सिर्फ इतने नंगे गैल्वेनोमीटर की पढ़ाई गई है, ये समझिए। समझ में आ गया? आपको जो वर्किंग पढ़ाई है वो इस नंगे गैल्वेनोमीटर की पढ़ाई है, लेकिन जब ये यूजर के पास जाएगा तो इंजीनियर क्या करेंगे, जो ये बनाते हैं, इसको एक बार गैल्वेनोमीटर को एक कैलकुलेटिव सर्किट में अटैच कर देंगे, जहां उन्हें ये पता होगी कि चलो ये 1 एम्पियर करंट है, तो यहाँ 1 एम्पियर, जहां पे रुक गया वहां ये 1 लिख देंगे। अब दूसरा तरीका, अभी तो और भी है दूसरा तरीका, या तो अब इसमें 2 एम्पियर करंट करें, जिससे कि ये पता चल जाए कि 2 एम्पियर में कहां रुकेगा। लेकिन हमें पता है ना वर्किंग, कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ये होगा, इस कंपास होती है ना, वो जो दो है ना, ये यहां से यहां तक का ले लीजिए, उसके बाद यहां से इतना ही टिक आगे लगा दीजिए, पक्का 2 यही आएगी। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? जितना ये गैप है कंपास में भर के, उसके बाद यहां पे टिक मार देना, ये पक्का यही आएगी 2 एम्पियर, क्योंकि अब तो प्रोपोर्शनल चल रहा है ना, कि 1 एम्पियर पे जितना डिग्री, 2 एम्पियर पे उससे दुगना डिग्री आएगा, तो ये 2, फिर उतना ही गैप लेके ये 3 4, सपोज करो 4 पे रोक देता हूं। पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा कैलिब्रेशन का मतलब? अब सपोज करो, सुनिए, इसकी सेंसिटिव एक नया गैल्वेनोमीटर बनाया, वो भी नंगा होगा, ठीक है, उसका भी पॉइंटर ऐसे 0 पे होगा इन द बिगनिंग। हो सकता है उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी अलग हो, है ना, मान लो उसकी और भी ज्यादा सेंसिटिव हो, मान लो वो 5 माइक्रो एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, या 1 माइक्रो एम्पियर करंट दियो, ये यहां रुक गया, तो वो यहां पे क्या मार्क करेगा, 1 माइक्रो, यहां एम्पियर लिख देंगे 1। तो सुनिए बेटा, गैल्वेनोमीटर ये भी, गैल्वेनोमीटर ये भी, ये एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर, ये अंतर क्यों आया? क्योंकि हमने सेंसिटिविटी पढ़ ली ना भैया। यदि नंबर ऑफ टर्न्स खूब सारे होंगे, एरिया और ज्यादा सेंसिटिव हुआ, तो वो गैल्वेनोमीटर ऐसा बनेगा ना। तो लेकिन दोनों के अंदर जो बेसिक आत्मा है वो सेम है। आगे समझ में या नहीं आ गया ये बताओ? ये समझ में आ गया कि नहीं, कि वो तो थीटा, यानी एक तरीके से पता है, आप ऐसे भी समझो, ऐसे भी समझिए, मैंने तो एक लेवल एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, कि ये मान के चलिए कि ये जो पॉइंटर होता है वो तो डिग्री मेजर करता है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, समझ गए नहीं समझ गए? ये तो एंगल मेजर कर रहा है, पर हमें यूजर को एंगल थोड़ी नहीं बताना, हमें ऐसे समझ लो कि इन एंगलों पर ये वाले स्टिकर चिपके हुए हैं,
एंगल तो हटा दिए। जैसे होता है ना, जो दुकानदार क्या करते हैं, कभी कभी एमआरपी को घिस के अपने स्टिकर चिपका देते हैं, एमआरपी घिस के अपनी स्टिकर, अपनी एमआरपी चिपका देते हैं कि नहीं। तो ये वही चीज है, ये वही चीज है कि ये एक्चुअली ये वही चीज है कि इन्हें यदि मैं घिसूंगा, स्क्रैच करूंगा, पता ना, यदि मैं इनको स्क्रैच करूं, इसको स्क्रैच करूं, तो अंदर डिग्री निकलेंगे, ऐसे समझो। होपफुली कि मैं समझा पाया। ये था गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल आए तो यहां तक लिखना होता है। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो तब लिखना है जब वो क्वेश्चन पूछे। अभी तो बहुत कुछ बचा है गैल्वेनोमीटर में। चलिए, हाँ बेटा, ये थी बेटा गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, कैसे गैल्वेनोमीटर डिजाइन होता है, बनता है। बेटा रहने दे डेफिनेशन, क्योंकि बिना डेफिनेशन के काम नहीं चलेगा है। क्यों ऐसा ऐसे क्वेश्चन फेंक देते हो कभी कभी, जो फिर मैं ना फिर होपलेस क्या हो जाऊंगा कि बच्चों को ये चीज बताई मत जो उनके सिलेबस में है ही नहीं, जो वर्ड समझना ज्यादा जरूरी था। या ये जो चीज डेफिनेशन यदि होती तो पक्का डेफिनेशन बताता मैं आपको बेटा। अब कहाँ आएगी लिखने के लिए थ्योरी? हाँ, थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए वो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उन सबको ध्यान रखना, जो कल बताई थी, आज भी बताइए कुछ। चलो अब आ जाइए, एक वर्ड है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी वही जो ठंडा या गर्म खाने से दांतों में होती है, वो भी सेंसिटिविटी होती है। लेकिन फिलहाल हम सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी की बात करेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये बात मैं बहुत पहले पोटेंशियोमीटर में बता चुका हूं कि सेंसिटिविटी का मतलब एक्यूरेसी से होता है, एक्यूरेसी से होता है। जो जितना एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा वो उतना सेंसिटिव होगा। एक बार परेशान करूंगा, जवाब चाहूंगा, पता ना, जो नॉर्मल स्केल है और एक वर्नियर कैलिपर से कौन सेंसिटिव है? वर्नियर कैलिपर्स। सॉरी, आवाज जल्दी आ जाती है, टाइपिंग थोड़ा देर में आती है ना। हाँ, अच्छा, एक आपके पास परचूनी वाले की तराजू है, परचूनी के जो सामान बुरा चीनी तोलता है, और एक ज्वेलर की तराजू है। किसकी तराजू ज्यादा सेंसिटिव है? किसका वेइंग स्केल? ओबियसली ज्वेलर का, है ना, ज्वेलर का। वही अब सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ज्वेलर की तराजू यूनिवर्सल हो गई, उससे दुनिया के सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत एक्यूरेट मेजर करती है, तो वही लो है। बताना, यदि परचूनी वाला ज्वेलर की तराजू की तरह तोलने लगा, 1 किलो बुरा चाहिए, उसने उस तराजू पे 1 रख दिया। अब सपोज करो 1 किलो 10 ग्राम, थोड़ा सा हटाया, 1 किलो 5 ग्राम, थोड़ा और हटा, 1 किलो 3 ग्राम, 1 किलो ही तो देनी है, थोड़ा उठा, ओ शिट, ये तो 999 ग्राम होगी। फिर छिड़क रहा यूं करके है, फिर पैक करके दे, क्योंकि उसे पता है इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, 2-4 ग्राम एक्स्ट्रा चला जाएगा, मैं वैसे ही काट चुका हूं इनका इतना, और फिर इतनी देर में दूसरा ग्राहक निपटा दूंगा मैं। दूध वाला दूध देके चुल्ल ना करे तो थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा किया, ये चुल्ल ना करे, क्योंकि वो वैसे ही हमारा पहले काट चुका होता है पानी मिला के। ज्वेलर तो एक्स्ट्रा नहीं दे सकते ना, उससे कहोगे कि यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे, दूध वाला हमारा दूध एक्स्ट्रा देता है, थोड़ा सा अंगूठी एक्स्ट्रा दे दे, वहां एक्यूरेसी की जरूरत है। तो वही चीज। अब आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी। सेंसिटिविटी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर 2 कामों में लिया जाता है। आप उससे करंट भी मेजर कर सकते हो और उससे वोल्टेज मेजर भी कर सकते हो। अच्छा, यही सुनो, कैलिब्रेशन वर्ड यदि समझ में आ गया हो तो बुद्धि लगाना, मैं जो बोलूंगा समझ में आ जाए तो हाँ बोल देना। गैल्वेनोमीटर नंगा ही होता है, आप इसको वोल्ट मीटर के हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हो, वोल्टेज मेजर करने के हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हो। अब आप बताओ, इतने सेंटेंस ही कितनों को इशारा समझ में आ गया कि इसी नंगा है तो इसी को वोल्ट मीटर के हिसाब से कैलिब्रेट कर दो। मुझे ये बताओ, ये वर्ड समझ में आया कि इसी को वोल्टेज के हिसाब से कैलिब्रेट कर दो। चलो, जय, सुमित, इशिका, इनको समझ में आया। इस शब्द का मतलब प्रिंस को भी आया, वैभव को भी आया कि इसी को वोल्टेज, बिल्कुल ठीक। अरे अब इसमें सपोज करो, सुनो, पहली बार कैलकुलेटिव, जैसे सपोज करो 10 वोल्ट और ये 10 ओम है, इस पर कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। कितना होगा इस पे? 10 वोल्ट होगा, है ना। तो इमेजिन करो, यदि मैं इस पे ये गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो कुछ तो करंट ये खींच, देखो इसके वोल्ट मीटर लगा दिया तो इस, भाई एक मिनट सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो आपको, तो जिसके अक्रॉस निकालना है वही तो जोड़ना पड़ेगा।
भैया तुम्हें इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो गैल्वेनोमीटर अब इन्हीं दो पॉइंटों पे तो कनेक्ट करना पड़ जाएगा। तो एक चीज और ऑटोमेटिकली बात समझ में आ गई कि जब वोल्टेज मेजर करने थे तो आपने इसे पैरेलल में लगाया है, देखो, और जब करंट मेजर करनी थी तो सीरीज में लगाया। ये और अच्छे से आ जाएगा थोड़ी देर में, अभी समझ में। जब वोल्टेज मेजर करने थे तो पैरेलल में लगाया, और जब करंट मेजर करनी थी तो सीरीज में। फिर इसको इसके हिसाब से कैलिब्रेट कर देंगे। चलो, सेंसिटिविटी ऑफ एनसीजी, तो क्योंकि ये दोनों काम में आ जाता है तो एक बार तो हम ये चेक करते हैं कि इसकी करंट सेंसिटिविटी कितनी है, कि कितना करंट सेंसिटिव है, कितना करंट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। और जब इसे वोल्टेज का काम लेते हैं तब हम इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी मेजर करते हैं, क्योंकि ये दोनों काम है डुअल सिम की तरह बेटा, ये ठीक है, डुअल सिम की तरह। अच्छा, और बताता हूं, गैल्वेनोमीटर ऐसे भी आते हैं जो मल्टी एमीटर, देखा ही नहीं देखा, जीरो यहां होगी, यहां आपको चौक का कलर माइक्रो एम्पियर भी लिख रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5, ये भी बता दूं 1 2 3 4 5, यानी यदि पॉइंटर यहां आ गया तो 4 माइक्रो एम्पियर। एक अलग कलर से यहां पे ये भी लिख रहा होता है एमवी, ये ऑरेंज कलर है बेटा, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं अब नए नंबर नए कलर से लिख रहा हूं, तो यहां ये भी लिखा रहता है 5 10 15 20। समझ गए क्या मतलब है इसका? कि यदि देखो, यदि आप इसे करंट मेजर करने के काम में आ रहे हैं तो व्हाइट कलर से व्हाइट कलर के नंबर देखना, और यदि इसे वोल्टेज मेजर करने के लिए काम में ले रहे हो तो रेड कलर के नंबर देखना, और ये देखना ये है ही नहीं। समझ गए? ये मल्टी एमीटर में होते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग, इसी में दोनों चीज कर रहे हो आप। बस करंट मेजर कर रहे हो तो करंट के लिए जो कलर दे रखा है वो वाले कलर के नंबर देखोगे आप। जब आप इससे वोल्टेज मेजर करने का काम कर रहे हो तो वोल्टेज जिस कलर से यहां लिख रहा है उस कलर के नंबर देखोगे यहां पे। बस इतना है ये अंतर। हाँ, तो चलिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर दोनों काम करने में सक्षम होता है, कैपेबल होता है, करंट भी वोल्टेज भी, तो हम एक बार इसकी करंट सेंसिटिविटी निकालते हैं, एक बार वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट मेजर कर रहा है तो कितने अच्छे से कर रहा है, कितने एक्यूरेटली कर रहा है, और वोल्टेज मेजर कर रहा है तो कितने एक्यूरेसी से वोल्टेज मेजर कर रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। और ये मेजरमेंट है, इसको IS से रिप्रेजेंट करेंगे करंट सेंसिटिविटी, और इसको VS से रिप्रेजेंट करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा, आप ही बताइएगा, आप ही बताइए, थोड़ा थोड़ा आप समझ जाओगे। बस आपको जो मैं कल से समझा रहा हूं ना, वही चीज है ये, बस इसको एक तमीज से, एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मीटिंग जाने वाली है, चलो तो बेटा, वैसे जाने वाली है अभी 2-4 मिनट तो है। अब तूने मेरा दिमाग, पेज नंबर 169 खोलिए, इसमें एक शब्द आएगा। अच्छा बताइए, मैंने के का क्या नाम बताया है? ये जो के है, क्या क्या नाम बताए हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक और नाम होता है जो शायद अभी यूज नहीं हुआ, टॉर्जनल कांस्टेंट। कहीं कोने में लिख लेना, टॉर्जनल कांस्टेंट। अभी तो फिलहाल यूज नहीं हुआ, लेकिन टॉर्जनल, टॉर्क वर्ड से बना है टॉर्क, ठीक है। करिए क्वेश्चन नंबर 4.10। बिलीव मी, कॉन्फिडेंस होगा तो अभी के अभी कर जाओगे, अभी के अभी निपटा दोगे। जल्दी करिए। अच्छा, नोट्स में लिख रहा है, अच्छा ठीक, फिलहाल अभी करिए 4.10। पता नहीं कब से रहेगी। चलिए एक बार सवाल बोल देता हूं, कम से कम ये रिकॉर्डिंग में तो घुसे। इनिशियली करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, हम 59 क्वेश्चन कर रहे हैं शीट का। करंट सेंसिटिविटी दे नहीं रखी, उसने तो ये शब्द बोला था कि किसी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ाने के लिए हमें उसका रेजिस्टेंस ट्वाइस करना पड़ गया। तो यदि पुराना रेजिस्टेंस R है तो नया 2R हो गया, और पुरानी करंट सेंसिटिविटी यदि IS है तो नई करंट सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुरानी प्लस पुरानी का 50% और, इसे कैलकुलेट करोगे 3/2S। अब क्वेश्चन क्या पूछा है तो बताइए, VS यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी और नई वोल्टेज सेंसिटिविटी, इनमें क्या रिलेशनशिप रहा होगा, कितनी बढ़ गई होगी? हाँ, तो बेटा कल की रिकॉर्डिंग, हाँ तो बेटा मैं तो यही कहूंगा रेगुलर रहा करो, रिकॉर्डिंग की गारंटी नहीं है कहां मिस हो जाए या क्या। कल की रिकॉर्डिंग में कुछ मिस हो गया, ठीक है, अब वो आपने आदत डाल ली है ना कई लोगों ने कि हम चलो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कभी कभार गलती हो सकती है, ग्लिच आ जाता है गैल्वेनोमीटर वो रिकॉर्डिंग में। अब आ जाइए, तो वो ये कह रहा है नई और पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन बताओ।
तो करें, आसान सवाल है, ये भी आसान सवाल है, पर मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा। ये डाटा के साथ VS, तो सुनो बेटा, सिंस हम ये जानते हैं ना कि वोल्टेज सेंसिटिविटी IS अपॉन R, एक फॉर्मूला था ना उसकी लिस्ट में, यहां पर मिट गया है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी IS अपॉन R, तो इसीलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी IS अपॉन R भी होगी, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी ये होती है तो वोल्टेज ये भी होगी। इनमें से किसी एक पे डैश लगा दो, जैसे इस पे लगा दिया। जब मैं इसकी करंट सेंसिटिविटी छिड़ गई है, इसका रेजिस्टेंस छिड़ गया है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फिर नहीं आएगी, है ना। इसको इससे डिवाइड कर दो, तो वो डिवाइड कर रहा हूं, VS I डैश S अपॉन IS और R अपॉन R डैश। बताइए I डैश S, यहां से देखिए एक चीज, I डैश S अपॉन IS किसके बराबर आ रहा है, 3/2, तो इसको 3/2, और ध्यान रखना ये R अपॉन R डैश है, तो यहां से R अपॉन R डैश कितना आया, वो 1/2 आ रहा है, तो 3/4 आ रही है वोल्टेज सेंसिटिविटी नई वाली डैश वाली, 3/4 इंटू VS। अब आप एक बात बताइए, जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी आई है वो बढ़ के आई है या घट के आई है, ये फील करिए। अब मैं कुछ जो मुझे बताना है वो बता रहा हूं, ये तो सवाल इतना आसान था। अब आप ये बताइए, जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी आई है वो बढ़ गई है या घट गई है। हाँ जी प्रिंस माधव, ठीक, साफ दिख रहा है। चेतन कह रहा है बढ़ गई है। ए भगवान, मेरी फिजिक्स तो मैं चलो बचा लूंगा, मैथ का क्या करूं तुम्हारे। घट गई है, ये पौना हो गई है, पौना, पौन 3/4 रह गई है। अच्छा चल देख, एक मिनट, एक चीज किया कर, VS की वैल्यू 100 रख ले, चल रख ले VS 100, तो V डैश S कितना आएगा, फॉर्मूले में रख, यहां 100 रख, तो 75 आएगी ना, तो ये घट गया ही नहीं आई, तो जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी आई वो घट गई। अच्छा यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कितना % घट गई, जवाब देना, इजी क्वेश्चन है ये तो। हाँ 25% घट गई या 75% रह गई। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये बड़ा झोल होता है, ये जरूर पढ़ा करना। हाँ कि 75% ओरिजिनल की रह गई या ओरिजिनल में से 25% घट गई। इसमें तो कभी कभार मुझसे भी गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, फिर पता चलता है अरे ये तो यूं कह रहा था रह गई, अरे ये तो ये कह रहा घट गई, चलो घट गई। तो अब एक क्वेश्चन ये है, दिमाग में इंपैक्ट डाल लेना ये, कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ने का कतई ये मतलब नहीं होता कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, कंपलसरी बढ़ सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। ये वो एग्जांपल है जो ये बता रहा है कि इस सवाल में करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ाई लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी घट गई, मतलब एक का बढ़ना दूसरे के बढ़ने की गारंटी नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिससे 58 क्वेश्चन है कंसेप्चुअल। क्या लैंग्वेज है उसकी, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी may not necessarily increase the voltage sensitivity of galvanometer. Increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity of galvanometer. Justify. क्वेश्चन समझिए पहले, वो यही कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं होगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। जस्टिफाई, अब जस्टिफाई कैसे करोगे, चलो मैंने तो एक एग्जांपल दिखा दिया, पेपर में एग्जांपल थोड़ी नहीं ठूस के आओगे कि देखो। देखिए बेटा, अब मैं इसका लॉजिक एक तरीके से बताता हूं। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, NAB अपॉन K। मैं वो लैंग्वेज दे रहा हूं जो एनसीईआरटी की है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी NAB अपॉन KR। सपोज करो आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया पहले से भी, तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग होने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी, दोनों चीज बढ़ गई। मान लो आपने K कम ले लिया और कहीं फॉस्फोर बोरोन से भी अच्छा कोई एलॉय मिल गया जिसका K और भी कम है, उसे हटा के दूसरा ले लिया, तो K कम हो गया, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ गई, दोनों बढ़ गए। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए, अब थोड़ा रुकना यहां, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो ये तो पक्का बढ़ेगा, लेकिन यहां एक डाउट क्रिएट हो जाएगा, बताओ क्या, क्योंकि जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो ये भाई साहब भी एक्टिवेट और बढ़ जाएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, सोच के देखो, यदि मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूं
है ना, नंबर ऑफ टर्न्स। तो फील करिए, ये आर क्या था, कॉइल का ही तो रेजिस्टेंस था, और कॉइल क्या, वो उसी पूरी वो जो टर्न है, वो जो कॉइल है, उसी का ही तो रेजिस्टेंस है वो। तो समझिएगा, जब मैंने के घटाया तो फ्रीली आई और वीएस दोनों बढ़ गए, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। लेकिन जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूं, तो आप बताइए, जो असर आईएस पे आएगा वही असर वीएस पे आएगा क्या? नहीं आएगा। तो समझिएगा, यही एक क्वेश्चन है कि एक का बढ़ना दूसरे की बढ़ने की कोई गारंटी नहीं होता। अच्छा, मैं फटाफट इसके एमसीक्यू पढ़ देता हूं। स्टेट 2 फैक्टर ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी डिपेंड। 2 नहीं, 5 फैक्टर बता सकते हैं हम। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एमसीजी, बताना इसका आंसर। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एमसीजी? सर बहुत बढ़िया नेचर। अरे इतना बढ़िया नेचर था, है ना? बताइए इसका क्या जवाब आप दोगे? व्हाट इज द नेचर ऑफ गुड? आयुष्मान, अक्षत ने सही आंसर दिया, माधव ने भी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये? रेडियल। विनय ने भी दे दिया था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन एमसीजी? 2 यूज, एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्राउड कर देता है, और दूसरा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में कॉनकेव शेप मैग्नेट की मदद भी करता है। स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ वायर यूज्ड फॉर सस्पेंशन ऑफ कॉइल इन एमसीजी। 2 नहीं 4 प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने। अच्छा, यदि 2 लिखने को आए तो लास्ट की 2 लिखिएगा, लास्ट वाली तो जरूर लिखिएगा। कौन सी वाली? के वाली। इट हैज लो वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन एमसीजी? बताइए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करके एमसीजी का क्या एडवांटेज, एमसीजी में क्या एडवांटेज मिलता है? सेंसिटिविटी बढ़, मैक्सिमम टॉर्क आता है, सेंसिटिविटी पे इंपैक्ट आता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है। व्हाई द पोल पीस ऑफ मैग्नेट मेड कॉनकेव? वही रेडियल के लिए। व्हाई शुड द स्प्रिंग और ऑब्लिक सस्पेंशन वायर इन एमसीजी हैव लो टॉर्जनल कांस्टेंट? टॉर्जनल कांस्टेंट में इसके लिए बोल रहा था, क्यों होना चाहिए लो? ताकि सेंसिटिविटी अच्छी जनरेट हो। ये हो गया 58, 59। चलिए, अभी ना गैल्वेनोमीटर की कहानी तो अभी एक और रहेगी, जिसे मैं कल पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन टाइम तो है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 4.26, 4.26, पेज 172, पेज 172। रैंडमली क्वेश्चन उठा लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन 8 लाइन। कई लोग तो ऐसे ही सरेंडर कर देंगे, है ना? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कभी कभी सवाल क्यों आपको ऐसा लगता है कठिन है, जबकि वो कठिन नहीं होता। देखिए, यदि मैं आपसे कहूं, सुनना, यदि मैं आपसे कहूं कि एक करंट कैरिंग वायर है ना, करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो बताइए कितनी फोर्स महसूस करेगा? देखना बेटा, कैसे कैसे लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा मैं सवाल का। एक करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, आपको इसकी करंट की वैल्यू दे रखी है, किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है वो वैल्यू दे रखी है, लेंथ दे रखी है, थीटा दे रखा है, और आपसे पूछा फोर्स कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। फोर्स इक्वल टू सर आई एल बी साइन थीटा, क्यू एल बी नहीं, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सपोज करो इस पे फोर्स आई, अब मैं इसी क्वेश्चन में क्या कठिन कर सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार इसका जो नीचे mg था ना, वो इस अपवर्ड फोर्स से बैलेंस हो गया है ना, तो बताओ कितनी करंट दी होगी, या कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट, या कितनी करंट दी होगी हमने। वो ये कह रहा है कि ये जो mg फोर्स है वो बैलेंस हो गई अपवर्ड फोर्स से, तो कुछ नहीं करना आपको, वो जो ILB साइन थीटा वाली फोर्स थी वो mg से बैलेंस कर दो बस। पिछले सवाल में आपको केवल ILB साइन थीटा लगाना पड़ा, इस सवाल में आपको ILB साइन थीटा mg के बराबर करना पड़ गया, करंट निकाल लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर देता हूं। यदि मैं ये कहूं कि ये पूरा एंटायर सेटअप मैंने, सपोज करो, अच्छा इसका यदि मैं व्यू चेंज कर दूं, कैमरा व्यू, बताना, यदि ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखाऊं तो कैमरा ऐसे पकड़ लूं, या इसी को थोड़ा ऐसे दिखा दूं, तो बताना क्या वायर ऐसे नहीं बनाया जा सकता? वायर आउटवर्ड, इस पे फोर्स ऊपर होगी, mg नीचे होगी, बोलो। अब सवाल मैंने आसानी से पेश कर दिया, अब इसमें यह कह दूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी आप ही को निकालना है। मेरी बात समझना, जब दोबारा बताता हूं, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने कह दिया ये जो सेटअप है, ऊपर कितनी फोर्स आ रही थी इसमें,
एफ, नीचे कितनी थी mg। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इन्वर्ट दिख रहा है वो यहां फिर कैसे दिखाना पड़ेगा मुझे, ऐसे ऐसे। अब मैंने कह दिया कि ये अंदर किसी सोलेनॉइड में रखा है, ये सोलेनॉइड के अंदर। अब ऐसा लग रहा कठिन हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, जो मैं सवाल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बताना सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड हमें देना पड़ेगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा जिससे कि बैलेंस हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही निकलेगा, IL भी इक्वल टू mg, बी निकाल लेंगे। अब वो यदि ये कहे कि सोलेनॉइड में कितनी करंट देनी पड़ेगी जिससे कि ये बैलेंस हो जाए, क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है कि सोलेनॉइड में कितनी करंट देनी पड़ेगी, तो पता है क्या करना पड़ेगा। अब सुनिए भाई, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट कर दिया, ऐसे सोलेनॉइड की वजह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो सोलेनॉइड ने बनाया है। ये वायर देखो, ये वायर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। IL भी चलो थीटा 90 कर देता हूं, IL भी इक्वल टू mg। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि इसका वेट बैलेंस करना है इस फोर्स से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ठीक ठाक चाहिए। ये पूरा सेटअप सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, तो बताइए सोलेनॉइड में कितनी करंट देनी पड़ेगी कि जिससे ये बैलेंस हो जाए। अब आप बताइए, क्वेश्चन तो जायज है क्योंकि सोलेनॉइड में करंट दोगे तब जाके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो पता है अब इस बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट एन आई एस सोलेनॉइड या I डैश अपॉन L। कुछ समझे या नहीं समझे, समझिए। ये वही वायर की करंट, वायर की लेंथ, वायर किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, पर वायर जिस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है वो सोलेनॉइड ने बनाया है, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब भसड़ मत कर देना, यहां दो करंट यूज हुई हैं, ये और ये वायर की करंट है, ये सोलेनॉइड की करंट है, ये वायर की लेंथ है, ये सोलेनॉइड की लेंथ है। यही है बेटा 4.26 सवाल, और कुछ है ही नहीं। समझ गए नहीं समझ गए, मतलब धीमे 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 ये चुल करते चले गए। बिलीव मी, एक मौका और दे रहा हूं आपको, 4.26 करिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जब तक मीटिंग नहीं जा रही, सस्ता सा सवाल उठा लेता हूं। मैंने 4.26 की हिंट दे दी है बेटा, ठीक है। अब आ जाइए, ये लुटाता हूं मैं, सिंपल 4.22 उठा लेता हूं। 4.22 क्या कह रहा है 4.22, द वायर विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरीज अ करंट ऑफ 300 एम्पियर फॉर अ शॉर्ट टाइम। What is the force per unit length between the wires if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart? देखिए क्या होता है, बताना। जब आप सेल्फ मारते हो तो स्कूटी बाइक स्टार्ट हो जाती है, वो सेल्फ में जो सेल्फ दबाती है एक करंट जनरेट होती होगी पक्का, और वो करंट कहां से आती है, बैटरी से। तो एक सिचुएशन क्या है कि एक बैटरी रही है और जैसे ही हमने सेल्फ दबाया, यानी कोई की दबाई, मान लो वो सेल्फ नहीं आपकी की होती है, वो एक तरीके से सर्किट की, ठीक है। तो यहां कोई स्टार्टिंग मोटर है, ये कोई मोटर है यहां पर, और ये जो वायर है ये 70 सेंटीमीटर के लंबे है। तो अब जैसे ही आप सेल्फ दबाओगे करंट झटके से यूं जाएगी, नहीं जाएगी, जैसे ही आप सेल्फ दबाओगे करंट झटके से उस मोटर में जाएगी। तो वो कह रहा है ये दोनों वायर 1.5 सेंटीमीटर की तो दूरी पर है ना, और 300 एम्पियर करंट जा रही है, 300 एम्पियर इनमें शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे ही आपने सेल्फ दबाया यूं करके। 70 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है, 70 सेंटीमीटर ये। तो बताइए इन दोनों के बीच की फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, और फिर आपको ये बताना है ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, ये भी बताना है। तो पहले मुझे यही बता दो, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव, जल्दी से बताओ, जल्दी से, इसमें इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। हाँ विनय, वेरी गुड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, विनय उपाध्याय, सुमित, अक्षत, वेरी गुड। आप लोग भी बोल सकते हो, रिपल्सिव होगी, क्योंकि ये करंट यूं जाएगी फिर यूं होके यूं आ जाएगी। तो ये जो लंबे लंबे वायर हैं इनको देखो, इनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, और अपोजिट डायरेक्शन के वायर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पता है थोड़ी देर के लिए ही सही इनकी हालात ऐसे हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए, समझ गए, पल भर के लिए। सोचो ऐसे क्यों हो गए होंगे,
रिपल्सन की वजह से, थोड़ी देर के लिए। अब इनके बीच की, बिल्कुल ठीक बताया रिपल्सन, इन दोनों के बीच की फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान, एक फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट लेंथ का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। I1 I2 दोनों ही 300 है, ये भी 300 और इसमें भी 300 एम्पियर, बाकी तो आप, और R दे रखा है। इस लेंथ का कोई यूज नहीं है, इस लेंथ का कोई यूज नहीं पड़ा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं ये चीज, कभी कभी एक्स्ट्रा कोई चीज, ठीक है ना। अब जैसे एक सवाल का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। मेरी गली में एक लड़का है, मतलब कॉलोनी में, उसके हाथ में 6 उंगलियां है, 6 उंगलियां हैं उसके यहाँ, उसको सब लोग गणेश गणेश बोल के चढ़ाते हैं, बताओ क्यों? उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, सब लोग उसे गणेश गणेश बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसका नाम गणेश है। नहीं, अब आपको क्या लगा, उसके हाथ में 6, मैंने जबरदस्ती कर दी, उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, सब लोग उसे गणेश गणेश कहते हैं। अब आप सोचने लगे क्वेश्चन से लिंक का, उसका नाम ही गणेश है इसलिए उसे गणेश बोलते हैं। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन देने के लिए दे दिया, ठीक है। चाहिए, अरे एक मिनट सुन विनय, एज अ होल सिस्टम, विनय एज अ होल सिस्टम इसमें कोई फोर्स लग नहीं रही, नहीं लग रही, मान गया तेरी बात। लेकिन उसने बोला इन दोनों वायरों में आपस में कितनी लग रही है, तो वो तो फिर बताएंगे ना, आपस में लग रही है। बेटा ये सपोज करो 50 आता है, तो 50 इस पे लगी, 50 इस पे लगी, 50 इस पे लगी, 50 इस पे लगी। यदि ये अकेला वायर एज ए सिस्टम है तो 50 इधर लग रही है, ये वायर अकेला एज ए सिस्टम है तो 50 इधर लग रही है, और ये पूरा एक सिस्टम है तो 50-50 आपस में लगी जरूर, लेकिन टोटल 0 हो गई। मैं मानता हूं तेरी बात। चलिए बेटा होमवर्क दे देता हूं मैं, वैसे तो पूरी शीट, पूरा एनसीईआरटी करना है, और ये शायद टाइम जाने वाला है, अभी है थोड़ा बहुत और टाइम, देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं 4, अच्छा जो 4.23 करेगा, 4.26 का तो हिंट दे दी मैंने, जो 4.23 करेगा उसे मेरी तरफ से जो सेंट्रम है ना, सेंट्रम, हाँ उसके बगल में बस अड्डे पे बसें देखने को मिलेंगी। चलिए कोई नहीं, हाँ फीस माफ करवा ले, मैं सड़क पे आ जाऊं, चाहे मैं स्टेशन पे चाय बेचने लग जाऊं, है चाय 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 बोला चाय। तो क्वेश्चन नंबर 4.21, 4.21, चलिए इसको बताता हूं। तीसरी मीटिंग नहीं आनी, टेंशन मत लो। हम अरेंज आगे ना पीछे चाहे सर, हम आएंगे ना पीछे, मतलब समझ नहीं आया मुझे। चलिए इधर देखिए, देश, हाँ देश के पीएम, हाँ बेटा चाय वाले पीएम तो बन गया। अब वो उसकी किस्मत थी यार, वो पता नहीं कितने सालों से लगा पड़ा है आरएसएस में, लगे हैं सॉरी। चलिए, अरे तुम्हें पता नहीं है, अभी न्यूज में रहते हो, मतलब आप लोगों के लिए पर्पस की न्यूज नहीं है वैसे, कानपुर में अभी आईटी विभाग ने छापा मारा है, आईटी इनकम टैक्स विभाग ने, और पता है कहां छापा मारा है? जो सड़क पे रेडी समोसे कचौड़ी बेचते हैं ना, वहां करोड़ों की संपत्तियां मिली उन लोगों पे। जब से न्यूज पढ़ी है तब से मैं ढकेल लगाने की सोच रहा हूँ। हाँ जब से ये न्यूज सुनी है कि यार चाय समोसा ब्रेड इन्हीं की ढकेल लगा दो कचौड़ी, क्योंकि यार जिसकी दुकान चलती है, जिसका नाम, उसकी फिर चलती है ढंग से, उसकी ढंग से ही चलती है। ये जैसे मोहन हलवाई है, साला इतने बड़े बड़े भगोना में सब्जी बनती है, आदमी डूब जाए मर जाए अंदर यदि गलती से गिर गया तो। हाँ क्योंकि यार फिजिक्स से तो मुझे लग नहीं रहा, 2 साल से मैं सोच रहा हूँ चाय और ये धनिया ये पुदीना ही बेच लूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 4.21। अच्छा एक सीरियसली एक और बात बताता हूँ, मेरा एक मित्र है, वो अपने मित्र की स्टोरी बता रहा था, ये मथुरा की स्टोरी, कि वो मतलब उन्होंने जवाहर इंटर कॉलेज से एक साथ पढ़े होंगे, तो उसका दोस्त काफी गरीब था, केले बेचता था वो, लेकिन उसने कभी उस काम से शर्मा, केले बेचता था। आज उसकी जो इनकम है, केले बेचते बेचते उसने थोड़ा और दिमाग लगाया, फिर वो क्या करता है, मंडी से सुबह 5 बजे जाता है, पूरी की पूरी जो 407 होती है, टाटा 407, उसमें केले भर के ढकेल वालों को बेचने लग गया। पर डे 4000 रुपए कमाता है, मात्र सुबह 5 बजे से 10 बजे तक काम करके।
सुबह 5, क्योंकि मंडी तो सुबह खुल जाती है, सुबह 5 बजे से काम करके 10 बजे तक पर डे 4,000 रुपए के केले बेच देता है, उसके बाद वो फ्री है। अलग से जो इनकम होगी वो बात अलग है, यदि अलग कुछ करता होगा तो। उस दिन से मेरा मन फिर से केले बेचने का करने लगा यार। कुछ नहीं रखा है यार, सच बताऊं, मुझे लग रहा है इस बिजनेस में तुम लोग सब्सक्राइबर बढ़ने नहीं दोगे, बच्चे बढ़ने नहीं दोगे, ठीक, तो सोच रहा हूँ केले ही बेच लूं। हाँ ये रियल बात है, रियल। मैंने मतलब ऐसा नहीं कि वो अंबानी बन गया हो, लेकिन पर डे 4,000 रुपए बहुत होता है आज की डेट में। चलिए, चलो कोई नहीं, हम कल बात करेंगे 4.21 करना, लेकिन हाँ मैं साफ बताता हूं इन